हाँ भाई बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है। ऑडियो और वीडियो क्लियर है। सबको सारी बातें सुनाई और दिखाई दे रही हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस यस, एकदम वेरी गुड, बहुत सही। बहुत सही। हाँ, मस्त हूँ बेटा। यस, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं ऋषभ, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। हम्म, कोई बात नहीं है बेटा। देखो, बैकलॉग 4 दिन का हो जाए, अविनाश 3 दिन का हो जाए, 2 दिन का हो जाए, इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इंटेंशन से, कि आपकी इंटेंट कैसी है। यदि आपकी इंटेंट पढ़ाई करने की है, सिलेक्शन करने की है, तो 4-5 दिन का बैकलॉग कवर हो जाएगा, उसमें क्या है। क्योंकि बैकलॉग सबका होगा, आपका होगा, हमारा होगा, सबका होगा। यदि आप प्लानर से लेक्चर मिलाओ, तो हो सकता है प्लानर से लेक्चर मिलाने पर मैं 1-2 लेक्चर पीछे चल रहा हूं, और हो सकता है 1-2 लेक्चर आगे चल रहा हूं। तो ये बैकलॉग सिर्फ एक मेंटल, समझ रहे हो, मेंटल सिचुएशन है। जैसे हमने कोई काम किया, अब कोई काम किया और नहीं हो रहा है। अब जब नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें एक ढाल चाहिए होती है, कोई ब्लेम करने वाला चाहिए होता है, जिसपे हम ब्लेम करके अपने को सेव कर सके। तो जब आपके नंबर नहीं आते हैं, तो जब नंबर नहीं आते हैं, तो वो ढाल क्या होती है? बैकलॉग। कि सर वो बैकलॉग था इसलिए नंबर नहीं आए, सिलेक्शन नहीं हुआ तो बैकलॉग, या अदर थिंग। तो सिलेक्शन बैकलॉग भाई, अभी पूरा साल बाकी है। आप आराम से 4 चैप्टर का बैकलॉग कभी भी खत्म कर सकते हो। मैं कोई पर्टिकुलर आपको नहीं कह रहा, मैं एक मतलब सिचुएशन बता रहा हूं, सिचुएशन बता रहा हूं। तो आप सभी लोग ध्यान रखें कि यदि आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी वजह से होगा, और नहीं होगा तो भी आपकी वजह से ही नहीं होगा। हम लोग सिर्फ सपोर्टर है, हम लोग सिर्फ सपोर्टर है। पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर सिलेक्शन होना ना होना आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। हाँ, यदि अपने को बचाना है, ढाल बनानी है, तो कुछ भी बोल दो, है ना। तो इन बातों का विशेष ध्यान दें, इन बातों का विशेष ध्यान दें कि बैकलॉग हो गया है, कोई बात नहीं है बेटा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेना, बैकलॉग खत्म हो जाएगा। हमें कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, तो उस चैप्टर को हम पूरे साल में 10-20 बार पढ़ लेंगे। भाई हमारा इंटेंट क्या है? एनी हाउ वो चैप्टर मुझे आए, तो मैं उस चैप्टर को यार 4-6 बार पढ़ूंगा, 2-4 टीचर से पढ़ लूंगा, हर बुक उस चैप्टर की पढ़ लूंगा, 500-700 क्वेश्चन उसके कर लूंगा। देखते कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, जाएगा कहां। मगर क्या इतना हैवी और इतना पॉजिटिव इंटेंट है हमारा? यदि है तो सिलेक्शन तुम्हारे कदमों में है, कोई नहीं रोक पाएगा। सिलेक्शन तुम्हारे कदमों में है, कोई नहीं रोक पाएगा। किसी काम को करने के लिए एक धैर्य चाहिए होता है, एक क्वांटिटी चाहिए होती है, और दूसरा चाहिए होता है उसके साथ का हार्ड वर्क। यदि ये तीनों चीजें आपके पास है तो सिलेक्शन मिलेगा। अब क्या होता है, मैंने 4 दिन बहुत ताकत से पढ़ाई की, अब 5वें दिन हमें रिजल्ट चाहिए कि हमारे 100 नंबर बढ़े कि नहीं बढ़े, हम इस सब्जेक्ट में पारंगत हो गए कि नहीं हो गए, तो भी टेंशन है, तो भी टेंशन है। अरे धैर्य तो रखो, पढ़ाई इतनी इजी थोड़ी है कि 4 दिन मेहनत करने से सब कुछ आ जाएगा। आपको कंटिन्यूअस 3-4 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, तब उस सब्जेक्ट पे कमांड बन पाएगा, उस सब्जेक्ट पे होल्ड बन पाएगा। हम लोगों ने सालों की मेहनत की तब सब्जेक्ट पे होल्ड है। ऐसा थोड़ी कि पहले साल पढ़ा और सब कुछ केमिस्ट्री में आ गया, नहीं यार। पहले साल पढ़ा तो मुझे भी बहुत कंफ्यूजन रहे होंगे, मुझे भी बहुत सारा सब्जेक्ट नहीं आता होगा, मगर अब 22 साल हो गए तो अब मैं पारंगत हो गया हूं, अब मुझे सब आ रहा है। तो जैसे जैसे अब 2 तरीके होते हैं, या तो टाइम ज्यादा बिताओ, जैसे टीचर टाइम ज्यादा बिताता है, मेहनत कम करता है, टाइम ज्यादा बिताता है, तो ओवरऑल रिजल्ट उसका अच्छा हो गया कि चलो आपने 22 साल में इतनी सारी चीजें सीख ली, या 10 साल में इतनी सारी चीजें सीख ली, 5 साल में सीख ली। बच्चे के पास टाइम नहीं होता है, तो उसको अपना हार्डवर्क बढ़ाना पड़ता है।
क्योंकि उतना तो सीखना ही है ना जिससे 180 में से 160, 165, 170, 150 नंबर आ पाए। तो उसको टाइम ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि उसके पास टोटल टाइम कम है, एक ही साल है। अब एक ही साल में उसको सब कुछ सीखना है, तो इसलिए उसको हार्डवर्क बढ़ाना पड़ता है, हार्डवर्क बढ़ाना पड़ता है। और आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो, कर लोगे, मगर बस मैं यही कह रहा हूं कि किसी भी दिक्कत को किसी दूसरे के ऊपर मत डालना कि नहीं यार बैकलॉग हुआ इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं मम्मी ने एडमिशन देर में कराया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं उनकी शादी में चला गया था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं 1 महीने बीमार था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इससे होगा क्या? इससे बस इतना होगा कि तुम अपने को तो सेटिस्फाई कर ले जाओगे कि नहीं मेरा सिलेक्शन इनकी वजह से नहीं हुआ, मगर तरक्की नहीं कर पाओगे। क्यों? सिलेक्शन तुम्हारा नहीं हुआ, डॉक्टर तुम नहीं बने, तुम्हारा कैरियर नहीं बना। हाँ, तुम एक अपना सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव कर लोगे कि नहीं यार इनकी वजह से नहीं हुआ, हम तो बहुत काबिल थे, हमें तो सब पता था, मगर हुआ क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि मम्मी 1 महीने मामा के शादी में ले गई थी। नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे 1 महीने के लिए डेंगू हो गया था, इसलिए नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सिलेबस जनवरी में खत्म हुआ था। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए। मेरा काम है साफ और सही बताना, मेरा सबसे पहला काम है साफ और सही बताना। उसमें कुछ बच्चों को बुरा भी लगेगा, कुछ बच्चों को अच्छा भी लगेगा। अच्छा उनको लगेगा जो सीधी बात सुनना चाहते हैं, बुरा उनको लगेगा जो सिर्फ अच्छा सुनना चाहते हैं कि सर आप अच्छा बोलो मेरे बारे में, उनको बुरा भी लगेगा। मगर मैं अच्छा बोलने के लिए यहां नहीं खड़ा हुआ हूं, सही गाइडेंस देने के लिए खड़ा हुआ हूं। और ये तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए भी है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ तुमको बोल रहा हूं अपने को नहीं बोल रहा हूं, अपने को भी बोल रहा हूं, क्योंकि लाइफ तो दोनों ही जीने हैं। तो सब लोग रेडी हो? तैयारी है? फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने हैं, आप बैक एक्सरसाइज लगाइए, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए, आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लगाइए। रीड नहीं करना है, रीड नहीं करना है। और वैसे मैं आपको एक बहुत जल्दी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक सीट देने वाला हूं। चलो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये सीट आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। इसमें क्या क्या होगा? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के क्वेश्चन होंगे जो नीट में आ सकते हैं, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज होगी, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होंगे। इसकी मैं आपको एक सीट दूंगा, सीट मतलब क्वेश्चन सीट, प्रैक्टिस सीट, ठीक है? देखो मैं अपने सारे काम ऑन टाइम पूरे कर दूंगा, मतलब आपको खूब पढ़ा भी दूंगा, आपको 10 तरह के क्वेश्चन भी करा दूंगा, एनसीईआरटी भी करा दूंगा, बुक भी करा दूंगा, नीट एडवांस बुक भी सारी करा दूंगा क्लास के अंदर ही। मगर फिर भी मैं सिलेक्शन की गारंटी नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं ये लेता हूं तो ये झूठ है। मैंने पीछे भी पढ़ाया है और बताया है, सिलेक्शन आप दोगे। हम दूसरों से अच्छा पढ़ा सकते हैं, हम दूसरों से अच्छा गाइड कर सकते हैं, हम दूसरों से ज्यादा तुम्हारे साथ लग के मेहनत कर सकते हैं, मगर यार सिलेक्शन बच्चा ही देता है। और यदि सिलेक्शन बच्चा ना देता ना तो हर गार्जियन आज सिलेक्शन दे रहा होता, क्योंकि हर गार्जियन अपने बच्चे के लिए जान लगाता है। जो भी उसके पास क्षमताएं होती है वो सारी वो झोंकता है, वो सारी वो झोंकता है। जो भी उसके पास क्षमताएं होती हैं वो सब लगाता है। तो आज आप सब सेलेक्ट होते हैं क्योंकि आप सबके गार्जियन इतनी मेहनत जरूर कर लेते। क्यों कर लेते? क्योंकि वो इतनी मेहनत डेली करते हैं। तो आप सबको सेलेक्ट करा देते, सबको डॉक्टर बनवा देते। मगर प्रॉब्लम क्या है कि पेपर वाली सीट पे, उस बेंच पे तुमको बैठना होता है, ना गार्जियन को बैठना होता है, ना हमको बैठना होता है। इस वजह से वो चीजें फंसती है। हाँ, 9 अगस्त को छुट्टी है, रक्षाबंधन की छुट्टी है, सैटरडे को रक्षाबंधन की छुट्टी है आप लोगों की।
तो ये सीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, बहुत जल्दी। और मैं कोशिश करूंगा आज प्रोवाइड करा दूं, मैं कोशिश करूंगा आज प्रोवाइड करा दूं, है ना। आज कल मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे क्या है, इस हफ्ते एक दो छुट्टी मिल जाएंगी, एक रक्षाबंधन की छुट्टी मिल जाएगी, एक 15 अगस्त की छुट्टी मिल जाएगी, तो आप लोग ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। हाँ हाँ, चैप्टर वाइज दूंगा, चैप्टर वाइज दूंगा बेटा, चैप्टर वाइज। चलो ठीक है, दे दूंगा। अब आप सारे लोग रेडी हो जाओ क्लास टेस्ट के लिए। क्लास टेस्ट के लिए सभी लोग रेडी हो जाए, क्लास टेस्ट के लिए सभी लोग रेडी हो जाए। टीएसडी आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। पहला क्वेश्चन टीएसडी का ये रहा, पहला क्वेश्चन टीएसडी का ये रहा। सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, पहला क्वेश्चन टीएसडी का ये रहा। आप लोग आंसर बताइए, मैं पानी लेके आता हूं। सबको 1 मिनट मिलता है, जल्दी बताओ भाई। हाँ, 5 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड expanded isothermally and reversibly from a volume of 6 liter to 60 liter. The work done in kilojoule. देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और रिवर्सेबल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क जीरो तो नहीं होता है ना। अब आइसोथर्मल यदि प्रोसेस है तो हमें यह देखना होता है कि प्रोसेस हुआ कैसे है, रिवर्सेबल मेथड से हुआ है या इरिवर्सिबल मेथड से हुआ है। तो रिवर्सेबल मेथड से हुआ है, तो रिवर्सेबल मेथड का वर्क डन क्या होता है, W इक्वल टू -2.3032 nRT log V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब -2.3032, N की वैल्यू कितनी है 5 मोल, R की वैल्यू कितनी है। अब देखो R की वैल्यू कैसे लिखोगे, यूनिट से, यूनिट क्या है किलो जूल, इसका मतलब R की वैल्यू जूल में लेनी है। तो R की वैल्यू जूल में कितनी लेते हैं, ये इंटू 10 की पावर -3। क्यों, क्योंकि यूनिट किलो जूल चाहिए। अब T की वैल्यू कितनी दी है भाई, T कितना दिया है 27 डिग्री, 27 डिग्री का मतलब 300 केल्विन। अब लॉग फाइनल 60 इनिशियल 6। अब आप इसको कर लो, तो -2.3032 5 8.314 इंटू 300 इंटू 10 की पावर -3, और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू 1, और ये क्या है किलो जूल में। अब बच्चों पहला पॉइंट की आंसर माइनस में आएगा, तो ये गलत हो गया। अब आंसर आएगा कितना, इसके लिए हमको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 2.3032 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 300 और डिवाइडेड बाय 1000। तो 1000 का डिवाइड कर दिया तो 28.723 किलो जूल, 28.723 किलो जूल माइनस का, प्लस का नहीं।
यस 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 यस। हाँ, मार खाओगे। कौन है ये? एक्सपेंशन का वर्क डन निगेटिव होता है, पीछे लिखाया भी है, पढ़ाया भी है। मैंने कहा है कि जब तक थर्मोडायनेमिक्स की नोटबुक चले तब तक आप उसको डेली रिवाइज करके आओ, डेली रिवाइज करके आओ। बात नहीं मानोगे तो 9 महीने बाद रोगे जब पेपर होएगा, और अभी धीरे से कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो जाएगा। कोई बच्चा कह रहा है सर पॉजिटिव होना चाहिए। भाई तुम्हें हम दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि तुम मार खाने के पूरे तुम्हारे लक्षण हैं। जैसे फीवर का आता है ना कि फीवर के ये लक्षण है, उसी तरह तुम्हारे मार खाने के लक्षण है। बस मेरे दायरे में नहीं हो तुम, इसलिए बच रहे हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मम्मी पापा भाई बहन कि जरा इनको 2 चाल लगा दो मेरी तरफ से, जो भी बड़े हो, कि इतने बार पढ़ाने पर और डेली रिवाइज करने को बोलने के बाद भी भाई पूछ रहा है कि एक्सपेंशन का वर्क डन है तो पॉजिटिव होगा। भाई हो बहन जो भी हो, उसको प्लीज मम्मी पापा एंड भाई बहन जरा 2 थप्पड़ लगाओ मेरी तरफ से। चलो भाई, टीएसडी नंबर 2 आंसर बताओ। टीएसडी नंबर 2 आंसर बताओ। हाँ, और एयरफोन लगा के कोई भी बच्चा मत पढ़ा करे। कम से कम मैं गार्जियन से रिक्वेस्ट करूं तो गार्जियन थप्पड़ लगा तो पाए। अब तुम एयरफोन लगाए रहते हो तो पता ही नहीं चलता है कि टीचर बोल क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए परफेक्ट गैस इनटू वैक्यूम। बताओ क्या आंसर आएगा? बताओ भाई। यस यस यस, क्या आंसर आएगा? यस 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 यस, क्या आंसर आएगा? तो देखो, सबसे पहली बात देखो, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है, तो जब एक्सपेंशन है तो वर्क जो भी होगा निगेटिव होगा, और निगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0 होगा। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। अब वर्क 0 भी हो सकता है। कैसे? देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस, पहले इसको चेक करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q इक्वल टू 0, एक्सपेंशन है तो वर्क इक्वल टू निगेटिव। तो यार Q 0 तो ठीक है, वर्क निगेटिव होना चाहिए, ये गलत है, तो ये गलत हो गया। अब इधर आ जाओ, एडियाबैटिक प्रोसेस है Q इक्वल टू 0, एक्सपेंशन है तो वर्क निगेटिव होना चाहिए। अब इनटू वैक्यूम, वैक्यूम में है तो वर्क कितना हो जाएगा? 0। वैक्यूम, वैक्यूम में है तो वर्क 0, वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम 0। अब Q 0 है, W 0 है, तो अपने आप U 0 होगा और अपने आप डेल्टा H 0 होगा। क्यों? क्योंकि भाई du इक्वल टू होता है Q प्लस W। अब ये 0 है, ये 0 है, तो ये अपने आप 0 हो जाएगा। अच्छा, ये होता है DH इक्वल टू होता है DU प्लस PdV। अब ये 0 है, वर्क की वैल्यू 0 है, तो अपने आप ये भी 0 हो गया, अपने आप ये भी 0 हो गया, तो सब कुछ 0 है। तो ये आंसर सही है। तो आंसर इज बी। अब जरा सभी बच्चे ये बताएं किसके कितने सही हैं। भाई जरा बताओ किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, बताओ। अच्छा, आज लगता है टफ क्वेश्चन पूछे आज। बहुत सही, चलो बहुत सही, अच्छा परफॉर्म किया आपने, बहुत सही, वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब हम आज चालू करने जा रहे हैं नया टॉपिक, जिसका नाम है
क्या? इंट्रोपी। इंट्रोपी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। ठीक है, रिवीजन के लिए बोला था तो लास्ट में करा देंगे। अब सब लोग एंट्रोपी ऑफ सिस्टम के बारे में बताएं कि क्या होता है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। एंट्रोपी क्या है, क्या मेजर करती है? ओके, ठीक है। ऑर्गेनिक जब आएगी ना तो डेली 3 नहीं 4 से 5 टीएसडी दिया करूंगा। फिजिकल में करने में टाइम लगता है, क्वेश्चन की न्यूमेरिकल वैल्यू डालो, कैलकुलेशन करो, है ना, फिर पढ़ाने का टाइम कम पड़ जाता है। ओके, देखो इंट्रोपी क्या करता है। इंट्रोपी इट इज मेजर रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ऑफ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को मेजर करती है। प्रोसेस मतलब सिस्टम, सिस्टम के रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को मेजर करती है। तो लोगों ने कहा व्हाट इज रैंडमनेस, व्हाट इज डिसऑर्डरनेस, ये क्या है, कौन सा रहता आपने सर फैलाया है, ये रैंडमनेस क्या होता है, डिसऑर्डरनेस क्या होता है। तो जरा गौर से यार इन बातों को समझो कि रैंडमनेस क्या है, डिसऑर्डरनेस क्या है। आपको बहुत अच्छी बात समझाता हूं। अब सबसे पहले तो आप ये पहचानो ये है कौन। सब लोगों को क्लू दे रहा हूं, सभी लोग पहचानेंगे कि ये हैंडसम व्यक्ति कौन है। सभी लोग पहचानेंगे, ठीक है। बताओ भाई, सब बन गया? यस, कौन है? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर एसीपी सर। चलो, ये हम लोगों के प्यारे एसीपी सर है। ठीक, क्लियर क्लियर। अब जरा देखो ये एसीपी सर है, समझते जाइएगा, रैंडमनेस समझा रहे हैं। अब ये कौन है और ये कौन है, 3 लोग बना दिए। नाम बताओ भाई। नेक्स्ट तरुण सर। तो यार ये लोग तरुण सर हो गए। थर्ड कौन है? थर्ड कौन है? हाँ, रामलाल। रामलाल लिख देता हूं। अब मुझे बताओ, बीटी सर, बीटी सर भी लिख दूंगा। अब मुझे बताओ, गौर से क्वेश्चन मेरा सुनना, ठीक है। एसीपी सर अपनी कितनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं बताओ। 3 लोग बैठे हैं, एसीपी सर, एमडी सर, अच्छा एमडी सर भी लिख देता हूं, चलो ठीक है। एमडी सर, बच्चों ने कहा सर एमडी सर लिखो, तो एमडी सर, अभी मैं भी आऊंगा, परेशान ना हो। अब आप मुझे ये बताइए एसीपी सर कितनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, आंसर दो। ओए पढ़ाई पे ध्यान दो, अब पूरी जगत के नाम ही सुना दोगे क्या हमें? हाँ, सुधांशु सर को ही बना दूंगा, टेंशन ना लो।
पहले ये बताओ, एसीपी सर कितनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं? 2। या तो एसीपी सर तरुण सर की जगह पे आ सकते हैं, या तो एसीपी सर एमडी सर की जगह पे आ सकते हैं। क्लियर है ना? क्लियर, ये क्लियर है। अच्छा, अब मान लो एक व्यक्ति और आ गया, अब एक और हैंडसम व्यक्ति आ गया। अब इस हैंडसम व्यक्ति का नाम बताओ, पहचानो कौन है, नाम बताओ। सुधांशु सर। सुधांशु सर को सब लोग एसकेडी कहते हैं। लाओ सुधांशु सर लिख देता हूं, क्योंकि तुम एसकेडी नहीं जानते हो, तो सुधांशु सर ही लिख देता हूं। सुधांशु सर। अब बताओ एसीपी सर कितनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं? हाँ, एसीपी सर की हाइट ज्यादा है, सही कह रहे हो। अब बताओ एसीपी सर कितनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं? 3। एसीपी सर तरुण सर की जगह आ सकते हैं, एसीपी सर एमडी सर की जगह आ सकते हैं, एसीपी सर सुधांशु सर की जगह आ सकते हैं। तो रैंडमनेस में क्या होता है? रैंडमनेस का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल कितनी लोकेशन चेंज कर सकता है एनर्जी की। एक मॉलिक्यूल कितनी लोकेशन चेंज कर सकता है, इसको कहते हैं रैंडमनेस, इसको कहते हैं रैंडमनेस। तो अभी कितनी लोकेशन चेंज कर पा रहे हैं एसीपी सर? 3। अब सबसे स्मार्ट बंदा आ गया है स्क्रीन पे, ये कौन है बताइए? देखो आज मत देखना, आज अभी सुबह सुबह उठ के नहाया नहीं है ना, अभी तो मैं ऐसे ही बस मुंह धो के क्लास लेने आ जाता हूं, तो आज मत देखिए। तो देखो अब बताओ एसीपी सर कितनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं? एसीपी सर कितनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं? 1 2 3 4। अब 4 लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो रैंडमनेस क्या होता है? रैंडमनेस यही होता है एक मॉलिक्यूल कितनी लोकेशन चेंज कर सकता है एनर्जी के बेसिस पे। एनर्जी के बेसिस पे एक मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्स है, तो वो कितनी लोकेशन पे एनर्जी वाइज जा सकता है, इस प्रोसेस को रैंडमनेस कहते हैं। और इसको मेजर कौन करता है? एंट्रोपी। इसको मेजर कौन करता है? एंट्रोपी। एंट्रोपी मेजर रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस ऑफ प्रोसेस। तो एंट्रोपी क्या मेजर करेगा? रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस ऑफ प्रोसेस, कि एक मॉलिक्यूल कितनी लोकेशन कितनी स्पीड से चेंज कर सकता है। क्लियर? तो बच्चों ने कहा सर क्लियर। अब देखो इसके कुछ पॉइंटर हैं, गौर सुनना। पहली बात, एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? तो यार एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एस से, एस, सिर्फ एस से। और चेंज इन एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया जाता है चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया जाता है डीएस या डेल्टा एस से। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये चेंज है। ये क्या है? चेंज। अच्छा, अब कैसी प्रॉपर्टी है? तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज्यादा रैंडमनेस होगी। देखो मॉलिक्यूल के नंबर बढ़ते गए, रैंडमनेस बढ़ती गई। पहले एसीपी सर कितनी लोकेशन चेंज कर पा रहे थे? 2। फिर कितनी कर पाए? 3। फिर कितनी कर पाए? 4। क्यों? नंबर बढ़ते चले गए, रैंडमनेस बढ़ती चली गई। तो रैंडमनेस क्या है? एक्सटेंसिव है। क्यों? यदि सिस्टम को आधा करते हो तो मॉलिक्यूल के नंबर कम हो जाएंगे, मॉलिक्यूल के नंबर कम हो जाएंगे तो रैंडमनेस कम हो जाएगी, है ना? इसीलिए एंट्रोपी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब भाई ये सिस्टम है, अब सिस्टम को आधा कर दो, सुधांशु सर हमको हटा दो, तो इनकी रैंडमनेस कितनी हो जाएगी? एंट्रोपी कितनी हो जाएगी? 2। और जब हम लोग जुड़े हुए हैं तो एंट्रोपी 4 है एसीपी सर की। सिस्टम को बाई पार्ट कर दो, हमको हटा दो, तो एंट्रोपी 3। सुधांशु सर को भी हटा दो, एंट्रोपी 2। एमडी सर को भी हटा दो, एंट्रोपी 1।
तो इसका मतलब एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक और बात साथ में क्या है, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन, बताओ भाई। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन? एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन कौन कौन होता है? हीट, वर्क, हीट कैपेसिटी, डिस्टेंस। इसके अलावा सब पाथ फंक्शन। यस, इसके अलावा सब स्टेट फंक्शन। तो एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, और मैंने कहा है कि कोई चीज स्टेट फंक्शन है तो इसको हल्के में मत लो। कोई भी प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको हल्के में मत लो। अच्छा स्टेट फंक्शन है, नहीं, अच्छा स्टेट फंक्शन है, ऐसे लेना है। बात समझ पाए? ऐसे लेना है। यस। अब मैंने कहा ठीक है यार, ये बात हो गई। अब जरा गौर से देखो, एंट्रोपी के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल मैं थोड़े ज्यादा कराऊंगा। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ एंट्रोपी, इसके एग्जाम्पल आते हैं इसलिए मैं थोड़े ज्यादा कराऊंगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जरा देखो, सबसे पहले आप ध्यान रखना कि जब फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो हमेशा गैस की रैंडमनेस सबसे ज्यादा होगी, फिर लिक्विड की रैंडमनेस होगी, मतलब एंट्रोपी, फिर सॉलिड की। यदि डिफरेंट फिजिकल स्टेट में कंपेयर हो रहा है, ये क्या है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट। यदि डिफरेंट फिजिकल स्टेट में कंपेयर हो रहा है, यदि डिफरेंट फिजिकल स्टेट में कंपेयर हो रहा है तो हमें ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा रैंडमनेस गैस की होगी, फिर लिक्विड की होगी, और फिर सॉलिड की होगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, बस वाइब्रेट करते हैं, और लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ऐसे चलते हैं, ऐसे। और जो गैस के मॉलिक्यूल है वो तो रैंडम मोशन करते हैं, ऐसे ऐसे। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी है? गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। ये कंपेयर है जब जब फिजिकल स्टेट अलग अलग हो। फिजिकल स्टेट अलग अलग हो, जैसे किसी ने मेरे से ये पूछ दिया, मैं क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा। किसी से मेरे से ये पूछा कि भाई इनकी एंट्रोपी बताओ, वाटर वेपर, वाटर लिक्विड और आइस, मतलब वाटर सॉलिड। अब एंट्रोपी ऑर्डर बताओ, एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होगा? बताओ भाई सब लोग, एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होगा? वाटर वेपर है, वाटर लिक्विड है, और वाटर सॉलिड है। एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होगा? तो आप सबको पता है, सबसे पहले गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। वाटर वेपर क्या है? गैस है। वाटर लिक्विड, लिक्विड है। और आइस क्या है? सॉलिड है। आइस क्या है? सॉलिड है। तो आंसर क्या होगा? ये होगा। सही है? सही है। अब वापस आओ, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब फिजिकल स्टेट क्या है? कांस्टेंट है, सेम है। अब फिजिकल स्टेट सेम है, गौर से सुन लो, कॉन्सेप्ट समझते जाना। अब फिजिकल स्टेट सेम है, ठीक। अब जरा समझो, इंट्रोपी जो होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एंटिटीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, आयंस होंगे, उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। जैसे गैस का गैस से कंपेयर करो, लिक्विड का लिक्विड से कंपेयर करो, सॉलिड का सॉलिड से कंपेयर करो। गैस का गैस से, लिक्विड का लिक्विड से, सॉलिड का सॉलिड से कंपेयर करो। जैसे ये देखो, अगला क्वेश्चन,
देखिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 2 मोल नाइट्रोजन गैस, इंट्रोपी किसकी ज्यादा है बताओ? इंट्रोपी किसकी ज्यादा है बताओ भाई सारे बच्चे, सारे बच्चे बताएं। तो अब क्या है, दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है, यहां मोल ज्यादा है तो इंट्रोपी ज्यादा है, मोल ज्यादा है तो इंट्रोपी ज्यादा है, मोल ज्यादा है तो इंट्रोपी ज्यादा है। इंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज, बढ़ रही है। क्यों? जितने ज्यादा मोल उतनी ज्यादा इंट्रोपी, जितने ज्यादा मोल इतनी ज्यादा इंट्रोपी। हाँ ये देखो, तो एक रूल क्या है, गैस की सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। दूसरा, इंट्रोपी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंट्रोपी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो तीसरा, तीसरा पॉइंट नंबर 3, इसको देखो जरा, इंट्रोपी जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इंट्रोपी बढ़ती जाएगी। अब ये सब सेम फिजिकल स्टेट पे है, ये सब सारे रूल सेम फिजिकल स्टेट पे है, फिजिकल स्टेट सेम है तो ये भी है, फिजिकल स्टेट सेम है तो ये भी है, सेम फिजिकल स्टेट पे है ये रूल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, देखो 1 मोल नाइट्रोजन गैस एट 300 केल्विन, 1 मोल नाइट्रोजन गैस एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इंट्रोपी ऑर्डर, इंट्रोपी ऑर्डर बताओ। ए बराबर है बी के, ए ज्यादा है बी के, ए कम है बी से। बताइए इंट्रोपी का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ मोल सेम है, नंबर ऑफ मोल क्या है, सेम, इंट्रोपी का ऑर्डर बताना है। तो देखो ये टेम्परेचर ज्यादा है, क्यों? 300 में 273 जोड़ोगे तो यार ये 573 केल्विन है और ये 300 केल्विन है, तो टेम्परेचर ज्यादा तो इंट्रोपी ज्यादा। इसका मतलब बी की इंट्रोपी ज्यादा होगी ए से, बी की इंट्रोपी ज्यादा होगी ए से। यस 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 यस, इसका मतलब बी की इंट्रोपी ज्यादा होगी ए से। अभी मैं क्वेश्चन भी कराता जा रहा हूं, देखो साथ साथ में क्वेश्चन भी कराता जा रहा हूं, जैसे आप लोगों को ये बात समझ में आए। अच्छा अब अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, मान लो नंबर सेम हो गए, नंबर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो और किस पे डिपेंड करेगी बताओ, और किस पे डिपेंड करेगी? तो इंट्रोपी डिपेंड करती है एटॉमिसिटी पे, एटॉमिसिटी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैं क्वेश्चन देता हूं, अब आप इसमें चेक करो, 1 मोल ऑक्सीजन गैस E, 1 मोल O3 गैस। अब आप ऑर्डर बताओ, तो देखो मोल सेम है, फिजिकल स्टेट सेम है, टेम्परेचर की मैंने बात नहीं की है, इसका मतलब टेम्परेचर सेम ही होगा, फिजिकल स्टेट सेम है, टेम्परेचर की बात नहीं चल रही तो सेम ही होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम है। तो अब क्या डिफरेंस है, अब जाओगे जिस ऑर्डर में पढ़ाया जा रहा है उसी ऑर्डर में रूल लगाओगे। सबसे पहले नंबर ऑफ, सबसे पहले फिजिकल स्टेट का रूल लगाओ, फिर नंबर ऑफ मोल का रूल लगाओ, फिर टेम्परेचर का रूल लगाओ, फिर एटॉमिसिटी का रूल लगाओ। तो देखो
यहां पर एटॉमिसिटी 2 है, यहां पर एटॉमिसिटी 3 है, तो बी की इंट्रोपी ए से ज्यादा होगी। बी की इंट्रोपी ए से ज्यादा होगी। यस, वेरी गुड, बी की इंट्रोपी ए से ज्यादा होगी, क्योंकि बी की एटॉमिसिटी है 3 और ए की है 2। अच्छा, देखो वैसे तो मैं 2 क्वेश्चन ना देता, मगर देखा कि ये जिद कर रहा है। अब जब जिद कर रहे हैं तो हमें देना पड़ गया, नहीं तो मैं ना देता यार, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ना देता। लो, 1 मोल P4, 1 मोल N2, बताओ एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर एंट्रोपी ऑर्डर बताओ। देखो आपने जिद की है तो मैं पूछ रहा हूं, नहीं तो मेरा कोई इरादा क्वेश्चन पूछने का नहीं था। ये सब आपने किया है, कोई यदि मेरे को दोष दे रहा है तो ये गलत बात है। बताओ भाई, एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होगा? 1 मोल P4 है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस है। सब लोग अपनी अपनी इसके हिसाब से आंसर दीजिएगा, बुद्धि के हिसाब से, और जो पढ़ाया है उसके हिसाब से। मक्कारी बस आंसर गलत ना होने पाए। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, मोल सेम है, एटॉमिसिटी अलग अलग है, मगर यहां फिजिकल स्टेट का भी चेंज है। P4 जो होता है सॉलिड होता है, फास्फोरस सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, और ये गैस होता है। तो जरूरी नहीं है कि मैं गैस लिख के दूंगा, ये तुम्हें खुद आना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सबको लिख के ही दूंगा। अब तुम जोश में भागे चले जा रहे हो, तुमने कहा P4 की एटॉमिसिटी ज्यादा है इसलिए P4 की इंट्रोपी ज्यादा होगी। अरे भैया देखे रहना कि क्या वेरिएबल है क्या नहीं वेरिएबल है। यदि फिजिकल स्टेट वेरिएबल है तो पहले फिजिकल स्टेट से क्वेश्चन निकलेगा ना। ये देखो रूल क्या लिखा रखा है, सबसे पहला रूल ये लिखाया है। ओए कहां चले गए यार, 1 मिनट रुक जाओ यार। ये लिखा है, सबसे पहले ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा। तो जरा ध्यान रखिएगा, जोश में मत रहिएगा। ये गैस है तो बस इसकी इंट्रोपी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि N2 गैस है और P4 सॉलिड है। अब आप एटॉमिसिटी पे मत घुस जाना कि सर इसकी एटॉमिसिटी तो ज्यादा है। अरे जिस ऑर्डर में लिखाया है उसी ऑर्डर में रूल लगेंगे, बार बार बोल रहा हूं, है ना? चल, बच्चों ने कहा सर और बता दीजिए। मैंने कहा लो, रूल नंबर 5, इंट्रोपी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के, जब क्या हो, एटॉमिसिटी भी कांस्टेंट हो। एंट्रोपी मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब ये नहीं लगेगा तब ये लगाओगे, ध्यान रखना। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, मैंने सब कुछ सेम कर दिया। देखो मैंने क्वेश्चन ये पूछा, नाइट्रोजन गैस की इंट्रोपी और ऑक्सीजन गैस की इंट्रोपी में ऑर्डर बताओ। क्या आपने मोल दिए? नहीं, इसका मतलब बराबर है। क्या आपने टेम्परेचर दिया? नहीं, इसका मतलब बराबर है। फिजिकल स्टेट बराबर है, दोनों के दोनों गैस है। तो एटॉमिसिटी बराबर है। अब मॉलिक्यूलर वेट आएगा। पहला रूल फेल हो गया, दोनों के फिजिकल स्टेट सेम। दूसरा रूल फेल हो गया, दोनों के मोल सेम। तीसरा रूल फेल हो गया, दोनों के टेम्परेचर सेम। चौथा रूल फेल हो गया, सबकी एटॉमिसिटी सेम। अब मॉलिक्यूलर वेट पे आओ। अब चेक करो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है। तो N2 का होता है 28,
N2 का होता है 28, O2 का होता है 32। तो अब लगेगा, समझ पा रहे हो? यस, वेरी गुड। हाँ, अब लगेगा रूल ऐसे, ठीक है? यस 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 यस। अब देखो, ये तो हमारे रूल थे एक ही सिस्टम में। अब एक और रूल, ये सबसे पहले लगेगा, ये भी, ये नंबर 5 में नहीं है, ये 1 2 ऑर्डर में है। देखो, जो 1 2 3 लिखे हैं वो ऑर्डर में है, कि पहले ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर ये, फिर ये। अब ऐसा कुछ नहीं है। क्या? मिक्सिंग ऑफ गैस। यदि आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, या लिक्विड या सॉलिड, तो इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी। इंट्रोपी इंक्रीजेस। यदि दो चीजों को मिलाओगे तो इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी। अब यदि आपको याद हो, तो जब मैंने सॉल्यूशन पढ़ाया था, तो चाहे आइडियल सॉल्यूशन बनाओ चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाओ, इंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव था। क्यों? आप मिक्स कर रहे थे दो चीजों को। आप क्या कर रहे थे? मिक्स कर रहे थे। अरे भैया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूलर वेट है, दोनों में बहुत डिफरेंस है ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कितने आदमी थे। बताओ भाई, कितने आदमी थे सांबा? तो आदमी ज्यादा तो इंट्रोपी ज्यादा। मान लो 3 लोग हैं तो इंट्रोपी ज्यादा है 1 लोगों से। और जो 5वां रूल लिखा है उसका मतलब है एक आदमी का कितना वेट है। यदि नंबर सेम है, इस रूम में भी एक आदमी है, उस रूम में भी एक आदमी है, तो इंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी? जिसका वेट ज्यादा होगा, जिसका वेट ज्यादा होगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ये कह रहा है कितने आदमी थे, कितने आदमी थे बताओ, है ना? तो मान लो इस रूम में 3 आदमी हैं और उस रूम में 2 आदमी हैं, तो इंट्रोपी किसकी ज्यादा है? जहां 3 आदमी है। अब इसका क्या कहना है? मान लो दोनों में एक एक आदमी है, तो इंट्रोपी किसकी ज्यादा है? तो जिसका वेट ज्यादा है, जिसका वजन ज्यादा है, उसकी इंट्रोपी ज्यादा है। तो वो तब बता रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ पाए? अच्छा, तो मैंने कहा यदि आप कुछ मिलाओगे तो इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी। यदि आप मिक्सिंग कर रहे हो तो इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी। ध्यान रखिए, इंट्रोपी चेंज हमेशा इंक्रीज करेगा यदि आप दो चीजों को मिला रहे हो। दो चीजों को मिला रहे हो तो इंट्रोपी क्या होगा? हमेशा इंक्रीज करेगा। मगर ध्यान रखना, ये जो दो चीजों मिला रहे हो इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। नोट लिख रहा हूं, नो केमिकल रिएक्शन अकर्स, नो केमिकल रिएक्शन अकर्स। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, ध्यान रखिए। सिर्फ मिलाई जा रही है चीजें, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ मिलाया जा रहा है बस। जैसे पानी में अल्कोहल डाला तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन होती है? सॉरी, नहीं होती है। दो गैसों को मिलाया तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन होती है? नहीं होती है। सिर्फ हम गैसों को मिला रहे हैं, या तब ये ऑर्डर है। तो जिसको यदि मिला रहे हो तो इंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, इंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। क्लियर? अब मैं कुछ प्रोसेस पे चलता हूं। अब मैं क्या है, कुछ प्रोसेस पे चलता हूं। प्रोसेस पे जाने से पहले मैं 2-3 एग्जांपल ऐसे लिखता हूं जिनका आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। आप छोड़ो, मैं भी नहीं निकाल पाऊंगा, मैं भी नहीं निकाल पाऊंगा। इंट्रोपी चेंज, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनको आप याद रखो तो आपके लिए भी ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है। नहीं तो दोनों में से कोई नहीं निकाल पाएगा। जैसे बॉइलिंग ऑफ एग,
यदि हम एग को बॉयल करें तो इंट्रोपी क्या होगा? बताओ, अंडे को बॉयल करना है, इंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीज। बच्चे कहेंगे यार इंट्रोपी तो डिक्रीज होनी चाहिए। जब अंडा कच्चा होता है तो उसमें लिक्विड होता है, जब बॉयल हो जाता है तो वो सेमी सॉलिड हो जाता है। जब बॉयल हो जाता है तो वो सेमी सॉलिड हो जाता है कि नहीं? तो ये तो इंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। इंट्रोपी क्या है? डिक्रीज हो रही है ना? मगर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो सब पॉलीमर के फॉर्म में एक मॉलिक्यूल है। भाई लाख मॉलिक्यूल जुड़ गए तो सब जुड़े हैं ना, तो एक मॉलिक्यूल है। मगर जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो 1,00,000 मॉलिक्यूल हो गए। एक मॉलिक्यूल से 1,00,000 मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए। तो बॉइलिंग ऑफ एग में इंट्रोपी इंक्रीज करती है क्योंकि प्रोटीन के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं। क्योंकि प्रोटीन के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये आपके क्वेश्चन गड़बड़ भी हो सकते हैं। अब देखो मैं और एग्जांपल कराता हूं क्योंकि इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़े और एग्जांपल कराते हैं। वेपराइजेशन, बताओ इंट्रोपी चेंज कैसा आएगा? वेपराइजेशन, यदि आप वेपराइजेशन कर रहे हो इसका मतलब कहां जा रहे हो? लिक्विड से वेपर जा रहे हो। तो लिक्विड से वेपर जा रहे हो इसका मतलब क्या है? इंट्रोपी बढ़ रही है। इंट्रोपी चेंज इंक्रीजेस, पॉजिटिव। क्यों? आप लिक्विड से गैस जा रहे हो ना। वेपराइजेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? लिक्विड से गैस जाना। और जब आप लिक्विड से गैस जाओगे तो इंट्रोपी बढ़ेगी। क्यों? गैस की इंट्रोपी ज्यादा होती है ना लिक्विड से। अच्छा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन में हम सॉलिड से वेपर जाते हैं, डायरेक्ट हम सॉलिड से वेपर जाते हैं। तो अब बताओ इंट्रोपी चेंज कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों? अरे भाई सॉलिड से गैस जा रहे हो तो गैस की इंट्रोपी तो ज्यादा होती है ना? फ्रीजिंग, हम किसी चीज को फ्रीज कर रहे हैं। जब आप किसी चीज को फ्रीज कर रहे हो इसका मतलब लिक्विड से सॉलिड जा रहे हो, और लिक्विड से सॉलिड जाओगे तो इंट्रोपी क्या होगा? डिक्रीज। इंट्रोपी चेंज क्या होगा? डिक्रीज। क्यों? भैया लिक्विड से सॉलिड जा रहे हो, लिक्विड से सॉलिड जाने पे इंट्रोपी डिक्रीज होगी क्योंकि लिक्विड की इंट्रोपी ज्यादा होती है, सॉलिड की कम होती है। सॉरी यार, ओ गॉड। मेल्ट, यदि आप किसी चीज को मेल्ट कर रहे हो, मेल्टिंग, तो मेल्टिंग में क्या होता है? उल्टा, सॉलिड से लिक्विड जाते हो तो इंट्रोपी क्या होगी? पॉजिटिव। अब इंट्रोपी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो इंट्रोपी इंक्रीज होगी। अच्छा, ये कुछ फिजिकल स्टेट के चेंज थे। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में बताओ, क्रिस्टलाइजेशन में का मतलब क्या होता है? अनरीअरेंज, जो रीअरेंज नहीं है उनको अरेंज करना। अनरीअरेंज पार्टिकल या मॉलिक्यूल टू रीअरेंज पार्टिकल। सॉलिड से सॉलिड में ही है मगर अब क्या हो रहा है? रीअरेंज हो रहा है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या है? अरेंजमेंट हो गया इनका। अब परफेक्ट अरेंजमेंट हो गया। तो अब क्या हो रहा है? इंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। क्यों? पहले अनरीअरेंज थे, रैंडमनेस ज्यादा थी, अब वो एक ऑर्डर में आ गए, और एक ऑर्डर में आ गए तो रैंडमनेस कम हो गई है।
पहले क्या थे, रीअरेंज नहीं थे तो रैंडमनेस ज्यादा थी, अब वो क्या है, रीअरेंज हो गए। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, अनअरेंज मॉलिक्यूल सॉलिड रीअरेंज हो जाए। अब एक सिस्टम में आ जाएंगे, पहले वो सॉलिड है मगर रैंडमनेस है, सिस्टम में नहीं है। अब क्या है, अब वो एक ऑर्डर में आ गए हैं जिसकी वजह से उनकी रैंडमनेस कम हो गई है। पहले वो ज्यादा रैंडमनेस में थे, अब कम रैंडमनेस में हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनको क्रिस्टलाइजेशन कर दिया है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है रीअरेंज फॉर्म ऑफ सॉलिड। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है रीअरेंज फॉर्म ऑफ सॉलिड। जीरो नहीं होगी, आप सॉलिड से सॉलिड जा रहे हो मगर सॉलिड के एक फॉर्म से सॉलिड के दूसरे फॉर्म में जा रहे हो। फिर से समझो, आप सॉलिड के एक फॉर्म से सॉलिड के दूसरे फॉर्म में जा रहे हो, तो फिजिकल स्टेट तो सेम है मगर फिर भी फॉर्म चेंज है। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। अच्छा, अब और देखिए जरा, यदि आप सॉल्ट को, देखो गौर सुनना, यदि आप सॉल्ट, एसिड और बेस को पानी में डालते हो, इन वाटर, तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेंगे, पार्टिकल इंक्रीज करेंगे। सॉल्ट को पानी में डालोगे तो नंबर बढ़ जाएंगे, एसिड को पानी में डालोगे तो वो पानी में आयोनाइज होगा, नंबर बढ़ जाएंगे, है ना। और बेस को पानी में डालोगे तो वो भी पानी में आयोनाइज होगा, नंबर बढ़ जाएंगे। जैसे NaCl डालो, तो एक NaCl डाला, पानी में डालते ही दो हो गए, एक सोडियम आयन, एक Cl आयन, तो नंबर बढ़ गए। आपने एक H2SO4 डाला, पानी में जाके तीन हो गए, दो H आयन, एक सल्फेट आयन, तो नंबर बढ़ गए, वो नंबर बढ़ गए। तो यदि आप सॉल्ट, एसिड, बेस को पानी में डाल रहे हो तो नंबर बढ़ रहे हैं। तो नंबर बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे, इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज। इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज। क्लियर है? ये सब बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? यस। अब जरा और बात को समझो, मान लो किसी रिएक्शन की चर्चा चल रही हो, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जैसे देखो, ये एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। अब कह रहा है इसकी एंट्रोपी चेंज बताओ, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगी, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब N2 इंटू एंट्रोपी ऑफ बी माइनस N1 इंटू एंट्रोपी ऑफ ए, ये होगी एंट्रोपी चेंज। और एंट्रोपी चेंज का साइन और डेल्टा Ng का साइन, डेल्टा Ng का साइन सेम होता है। सेम होता है, एंट्रोपी चेंज का साइन और डेल्टा Ng का साइन सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे ये रिएक्शन है, अब मैं पूछ रहा हूं यार एंट्रोपी चेंज बताओ, डेल्टा S क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। इस रिएक्शन का डेल्टा H बताओ सब लोग। हाँ बेटा बताइए, डेल्टा S, इंट्रोपी चेंज इंक्रीज होगा कि इंट्रोपी चेंज डिक्रीज होगा। इंट्रोपी चेंज इंक्रीज होगा कि इंट्रोपी चेंज डिक्रीज होगा। अब देखो डेल्टा Ng का साइन कैसा है, निगेटिव,
कैसे? गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू -2, इसका मतलब इंट्रोपी चेंज भी माइनस होगी, इसका मतलब इंट्रोपी डिक्रीज करेगी। क्यों? मॉलिक्यूल के नंबर डिक्रीज कर रहे हैं। क्यों मॉलिक्यूल के नंबर डिक्रीज कर रहे हैं? देख लो। और यदि मान लो वैल्यू दी हो तो निकलेगी कैसे? इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, तो इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन ऐसे निकलेगी 2 इंटू इंट्रोपी ऑफ अमोनिया -1 इंटू इंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू इंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे निकलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे निकलेगी। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज है तो जो डेल्टा एनजी का साइन वही इंट्रोपी का साइन, मगर यदि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने को कह रहा है तो ऐसे। यदि वो सिर्फ इंक्रीज पूछ रहा है, सिर्फ डिक्रीज पूछ रहा है, तो जो साइन डेल्टा एनजी का वही साइन इसका। मगर यदि वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ कि इंट्रोपी चेंज आएगा कितना, तो फिर ऐसे निकाला जाएगा। इंट्रोपी चेंज आएगा कितना, तो फिर ऐसे निकाला जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बताइए सारे लोग, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बताइए। सभी लोग तैयार हो जाइए। सभी लोग तैयार हो जाइए। मैं देख रहा था कि शायद कोई क्वेश्चन मेरे पास पड़ा हो तो वो दे दूं, नहीं तो मुझे टाइप करना पड़ेगा। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन in which entropy of process increases। ए, अच्छे से बताना है। ए, ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। बी, ठीक है, बी, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सी, ठीक है, सी क्या है? सी है कंडेंसेशन ऑफ CO2 गैस। डी, एब्जॉर्प्शन। ऑल। बताओ भाई, सारे लोग बताएं क्या आंसर आएगा, अच्छे से बताइएगा, गड़बड़ मत करिएगा। किसमें इंट्रोपी इंक्रीज होगी? फ्रीज करने का मतलब क्या है? फ्रीज करने का मतलब है सॉलिड से लिक्विड जाना, सॉरी, लिक्विड से सॉलिड जाना। तो जब आप लिक्विड से सॉलिड जा रहे हो तो इंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, लिक्विड से सॉलिड जा रहे हो तो इंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, हमें इंक्रीज चाहिए। अब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, जब ये डिकम्पोज होता है तो ये देखो सॉलिड और ये देखो गैस। तो अब डेल्टा एनजी का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा एस का साइन भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। देखो क्यों? गैस -0, इधर कोई गैस नहीं है, तो डेल्टा एनजी का साइन पॉजिटिव, तो डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव।
ये तो कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन का मतलब होता है क्या, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। तो आंसर क्या है ये। तो आपको प्रोसेस दे के पूछा जाएगा, आपको ये देखना है कि नंबर, गैस के नंबर बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही है, गैस के नंबर कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी कम हो रही है, गैस के नंबर बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही है, गैस के नंबर कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी कम हो रही है। क्या ये बात समझ पा रहे हो। अभी हम डिफिनीशन में ही चल रहे हैं, मैं इतने एग्जांपल इसलिए करा रहा हूं जैसे आप अच्छे से कर पाओ। अभी हम डिफिनीशन में ही चल रहे हैं, देख लो कर लोगे। अच्छा, अब और आगे आ जाओ, अब और आ जाइए। अब बच्चों हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा अलग। अब निकालोगे कैसे, फार्मूला कैसे निकालोगे। अब हम फार्मूले की बात करते हैं। नहीं, सॉलिड और लिक्विड कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ 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 क्या कंसीडर करना है, गैस। अच्छा सीएचडी भी लिख दो, बच्चे कह रहे सर सीएचडी भी लिख दीजिए, लिख देते हैं, सीएचडी भी लिख देते हैं। देखो सीएचडी भी लिख देते हैं। इंट्रोपी बताते जाओ जल्दी जल्दी, इंट्रोपी क्या मेजर करता है, इंट्रोपी क्या मेजर करता है, मेजर रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस ऑफ प्रोसेस। ठीक है, एंट्रोपी रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को मेजर करता है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हो, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। चेंज इन एंट्रोपी को किससे रिप्रेजेंट करोगे, चेंज इन एंट्रोपी को, चेंज इन एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करेंगे डीएस से या डेल्टा एस से। ये कैसी प्रॉपर्टी होती है बताओ भाई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये कैसी प्रॉपर्टी होती है, स्टेट फंक्शन होती है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है। क्लियर है। अच्छा, गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर सॉलिड की। यदि फिजिकल स्टेट सेम हो तब ये रूल लगेंगे, फिजिकल स्टेट सेम है तब ये रूल लगेंगे, ये रूल लगाना है। कौन रूल लगाना है, पहला इसी ऑर्डर में लगाना है, एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, जिसके मॉलिक्यूल आयंस इनके नंबर ज्यादा एंट्रोपी ज्यादा। अच्छा, दूसरा एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तीसरा एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिसिटी के। अगला एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के। एंट्रोपी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये रूल नहीं है, मतलब रूल वाली बात हो गई यहां तक, बस 4, ये देखो। ठीक है, अब हम अलग से बता रहे हैं, एंट्रोपी जो होती है और की ज्यादा होती है उसके पेवर फॉर्म से,
ओर की इंट्रोपी उसके प्योर फॉर्म से ज्यादा होती है, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल या एलिमेंट। जैसे कॉपर का ओर क्या है, कॉपर पैराइड, और प्योर कॉपर मेटल। तो मैंने कहा 1 ग्राम प्योर कॉपर मेटल है, 1 ग्राम कॉपर पैराइड है, तो इंट्रोपी किसकी ज्यादा है, कॉपर पैराइड की है, क्योंकि कॉपर पैराइड उसका ओर है। कॉपर पैराइड क्या है, उसका ओर, तो ओर की इंट्रोपी उसके प्योर फॉर्म से ज्यादा होती है। अगला, ठीक है, देखिए मिक्सिंग ऑफ गैस, किसी भी तरह की मिक्सिंग हो रही है, लिक्विड और सॉलिड, एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंट्रोपी इंक्रीजेस। वेपराइजेशन, एंट्रोपी इंक्रीज, है ना, क्यों, आप लिक्विड से वेपर में जा रहे हो, सब्लिमेशन, एंट्रोपी इंक्रीज, क्यों, सॉलिड से गैस में जा रहे हो, फ्रीजिंग, बताते जाओ जल्दी जल्दी, एंट्रोपी डिक्रीज, क्यों, क्योंकि आप लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो, मेल्टिंग, एंट्रोपी इंक्रीज, क्यों, क्योंकि आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, कंडेंसेशन, एंट्रोपी डिक्रीज, क्यों, क्योंकि आप वेपर से गैस से लिक्विड में आ रहे हो, है ना, गैस से किस में जा रहे हो, लिक्विड में, इसलिए डिक्रीज। सॉल्ट, एसिड और बेस को पानी में डालोगे, इन वाटर, एंट्रोपी इंक्रीज, क्यों, नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा है, एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो सारी, ये पीछे पढ़ा चुका हूं, नोट कर लिया, पलटी मारूं, अगला पेज में आऊं, अभी और लिखना है। देखो, जिस चीज से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उस पर मैं ज्यादा फोकस रखूंगा। देखो एग्जाम्पल के लिए कितनी सारी बातें लिख रहा हूं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन रहता है। हाँ, अगले पेज पे आऊं, नोट हो गया, अगले पेज पे आऊं, नोट हो गया है, क्या सबका नोट हो गया है, हाँ सर। तो देखो, और सीएचडी देखो, इंट्रोपी कहां तक बता दिया था, सॉल्ट एसिड बेस को पानी में डालोगे तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अच्छा, अब जरा देखिए, फिर इसके बाद बॉइलिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ एग, एंट्रोपी इंक्रीजेस। बॉइलिंग ऑफ एग की भी इंट्रोपी चेंज क्या होता है, इंक्रीज होती है। इंट्रोपी ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन की इंट्रोपी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन मान लो ये है, ये, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस। ये निकालने का फंडा है। अब बात आई इंक्रीज डिक्रीज की,
तो डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन का साइन वही होगा जो डेल्टा एनजी का साइन होगा। वैल्यू इससे निकाली जाएगी। यदि इंक्रीज डिक्रीज की बात आ रही है तो जो डेल्टा एनजी का साइन होगा वही इसका साइन होगा। अब वैल्यू निकालने की बात आएगी तो हम इस फार्मूले से निकाल देंगे। किसी रिएक्शन की इंट्रोपी चेंज हम इससे निकाल देंगे। तो बच्चों ने कहा ठीक है सर, इतनी सारी बातें आपने बता दी, और बताइए। तो मैंने कहा अब देखो यार, फार्मूला क्या होगा इसका। अब बात करते हैं फार्मूले की। मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा। अभी तक मैं डिफिनीशन पढ़ा रहा था और डिफिनीशन चल रही थी। अब जरा देखो इसका मैथमेटिकल फॉर्म, मतलब फार्मूला वाला फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म बताओ भाई, गौर से सुनिएगा सब लोग। इंट्रोपी का फार्मूला होता है इंट्रोपी चेंज इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी, डेल्टा टी, टेम्परेचर टी। क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। तो गौर से सुनिएगा सारे बच्चे, ये क्या मतलब है। यहां पर हीट नहीं रखनी है, वेयर, अच्छे सुनो, आपको यहां पर हीट नहीं रखनी है, हीट एट रिवर्सेबल प्रोसेस रखनी है। वो हीट रखनी है जो रिवर्सेबल प्रोसेस की हो, हीट एट रिवर्सेबल प्रोसेस या इक्विलिब्रियम प्रोसेस। क्यों, इक्विलिब्रियम पे जो प्रोसेस होते हैं वो रिवर्सेबल ही होते हैं, या इक्विलिब्रियम प्रोसेस। गौर से मेरी बात सुनिएगा, यहां पर फार्मूले में कोई भी हीट नहीं रख सकते हो, वो हीट रखोगे जो प्रोसेस रिवर्सेबल हो। बात समझ में आई। हीट एट रिवर्सेबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय टी, मतलब इररिवर्सिबल प्रोसेस की हीट यहां पर नहीं रख सकते हो, इररिवर्सिबल प्रोसेस की हीट यहां पर नहीं रख सकते हो। आप रिवर्सिबल प्रोसेस की हीट सिर्फ फार्मूले में रखोगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे याद रखते हैं ds इक्वल टू क्यू अपॉन टी। फार्मूला गलत है। ds इक्वल टू क्यू अपॉन टी नहीं होता है, ds इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी होता है, क्योंकि इररिवर्सिबल प्रोसेस की हीट यहां पर नहीं रख सकते हो, ओनली रिवर्सेबल प्रोसेस की हीट रख सकते हो, ओनली रिवर्सेबल प्रोसेस की हीट को फार्मूले में पुट करना है। सिर्फ रिवर्सेबल प्रोसेस की हीट को फार्मूले में पुट करना है, यह बात ध्यान रखना। इररिवर्सिबल प्रोसेस की हीट को नहीं पुट कर सकते। तो पहले तो फार्मूला समझ लो क्या है, ds इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। टी क्या है, टेम्परेचर की, टी क्या है, टेम्परेचर। अब मैं सब बच्चों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, या तो ये डाउट तुम्हें आएगा या डाउट हमें आएगा, और तुम्हें डाउट आए उससे पहले ही मेरा काम है क्लियर करना। देखो यहां पर इंट्रोपी चेंज टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जरा देखो मैंने यहां क्या लिखा है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यार एक जगह आप लिख के आ रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये देखो, और अभी लिख रहे हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या दोनों सही हैं, और हैं तो कैसे, या दोनों गलत हैं, बताओ। ये क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा है, ये तुमको भी डाउट आएगा, किसी को आ जाएगा, किसी को पढ़ते समय आएगा, कहीं ना कहीं ये डाउट आएगा। वो डाउट मैं पूछ रहा हूं। यहां पर टेम्परेचर और इंट्रोपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, क्या माने, क्या माने है? तो अब गौर सुनना, ये दोनों सही लिखे हैं। अब डिफरेंसेस क्या है जरा समझो। मैंने यहां पर लिखा है इंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। इंट्रोपी का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब ऐसा है, गौर समझना, डरना नहीं। ना ना बेटा, ना 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 मुन्ना, नहीं नहीं, ये साइंस है। जो दिखती है उसको समझना थोड़ा टफ होता है, मैं समझा रहा हूं, डरियो ना। देखो ये गैस है ना बेटे ना, नो रोना नो धोना, क्या, नो रोना नो धोना। देखो ये गैस है, अब गौर से सुनते जाना, ये इंट्रोपी है। देखिए इंट्रोपी समझिए, ये इसकी इंट्रोपी की वैल्यू है और ये इसके टेम्परेचर की वैल्यू है। देखते जाइएगा, हाँ, कोई भी बच्चा डरेगा नहीं। मैं चलो लिख देता हूं, यहां पे आपको थोड़ा टेंशन होगा, यहां लिखता हूं, टेबल बना देता हूं। देखो ये टेम्परेचर है, ये इंट्रोपी की वैल्यू है और ये इंट्रोपी चेंज की वैल्यू है। अब देखो, जब टेम्परेचर 20 डिग्री था, सपोज करो इंट्रोपी 10 थी, इंट्रोपी चेंज 0। क्यों? शुरुआत की वैल्यू हमें पता नहीं है। अब गौर से देखते जाइए, टेम्परेचर बढ़ा के 20 कर दिया, इंट्रोपी चेंज 20 हो गया, इंट्रोपी 20 हो गई। टेम्परेचर आपने 30 कर दिया, इंट्रोपी 27 हो गई। टेम्परेचर आपने 40 कर दिया, इंट्रोपी 32 हो गई। टेम्परेचर आपने 50 कर दिया, इंट्रोपी 35 हो गई। अब बताओ, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इंट्रोपी बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं, चेक करो, बढ़ रही है कि नहीं। आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, इंट्रोपी बढ़ती जा रही है, चेक करो। 20 पे 10 थी, 20 पे 20 है, 30 पे 27 है, 40 पे 32 है, 50 पे 35 है। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इंट्रोपी बढ़ रही है। क्लियर है? यहां पे कोई दिक्कत है सबको? ये बताओ, हाँ या ना बताओ। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इंट्रोपी बढ़ रही है, ये दिख रहा है डाटा में, डाटा में दिख रहा है, यस। अब चेंज निकालो। अब देखो मैं चेंज निकाल रहा हूं। चेंज क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालो, कितना आया? 10। इंट्रोपी चेंज क्या होगा? फाइनल इंट्रोपी माइनस इनिशियल इंट्रोपी। फाइनल माइनस इनिशियल 10 आया प्लस का, फाइनल माइनस इनिशियल 7 आया, फाइनल माइनस इनिशियल 5 आया, फाइनल माइनस इनिशियल 3 आया। अब देखो 10 7 5 3, इंट्रोपी चेंज डिक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी, मगर इंट्रोपी चेंज की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआत में रैंडमनेस ज्यादा बढ़ेगी, मगर एक ऐसा लेवल होगा ना कि यार रैंडमनेस बढ़ ही नहीं सकती है, सैचुरेशन लेवल आएगा। तो पहले ये लिखा है इंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, मगर टेम्परेचर बढ़ाने पर चेंज इन इंट्रोपी की वैल्यू देखो डिक्रीज हो रही है, चेंज इन इंट्रोपी की वैल्यू देखो डिक्रीज हो रही है। तो ये जो है ए, ये जो है देखो डीएस लिखा है, ये चेंज इन इंट्रोपी लिखा है, और जबकि ये इंट्रोपी लिखा है, ये इंट्रोपी लिखा है और ये चेंज इन इंट्रोपी है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है समझ रहे हो? चेंज इन इंट्रोपी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इंट्रोपी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैं फिर से लिख रहा हूं, देखो
इंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, मगर जो चेंज इन इंट्रोपी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, तो कंफ्यूज मत होना कि यार एक बार डायरेक्टली लिखा है एक बार इनवर्सली लिखा है, दोनों में क्या डिफरेंसेस समझ में आए। डीएस चेंज इन इंट्रोपी है और एस इंट्रोपी है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इंट्रोपी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, मगर चेंज कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा। क्लियर है? पहले इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब समझ में आ गई। बच्चों ने कहा मगर सर आपने एक रहता फैला रखा है। मैंने कहा क्या रहता फैला रखा है? बच्चों ने कहा सर आपने लिखा है क्यू रिवर्सिबल, इसका मतलब सिर्फ वही हीट रखोगे जो रिवर्सिबल प्रोसेस की होगी। इरिवर्सिबल प्रोसेस की हीट यहां नहीं रखी जा सकती। मतलब ये फार्मूला सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ये फार्मूला सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फार्मूला है ही नहीं, ये सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और इरिवर्सिबल प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज निकालने का कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, उसको कहते हैं क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इनइक्वालिटी, उसको कैप्लियस कैपरॉन इनइक्वालिटी कहते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है, आईआईटी के सिलेबस में है, इसलिए आपके सिलेबस में जो है वही पढ़ा रहा हूं। तो देखो ds इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है, तो ये सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास कितने तरह के हो सकते हैं, अब जरा उनको देखो, और बहुत सारे फार्मूले ड्रा होंगे, मगर आपको क्या करना है, आपको फार्मूला याद रखना है। मैं इनको प्रूफ करने का तरीका बता दे रहा हूं, मगर आप सबको सिर्फ फार्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है बच्चों? आप सबको क्या याद रखना है? ओनली फार्मूला। ठीक है, मैं प्रूफ करने के तरीके इसलिए बता रहा हूं जैसे तुम्हारे थोड़े कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे। पहला बताओ, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, यदि कोई एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसका एंट्रोपी चेंज कितना आएगा? ds इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। प्रोसेस एडियाबैटिक है तो क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू कितनी होगी? यदि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट की वैल्यू कितनी होती है? 0। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट की वैल्यू 0। अब जब हीट की वैल्यू 0 होगी तो ds की क्या होगी? चेंज इन एंट्रोपी कितना आएगा? 0। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का चेंज इन एंट्रोपी 0 होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस का चेंज इन एंट्रोपी 0 होता है। क्यों? क्योंकि यार एडियाबैटिक प्रोसेस का क्यों रिवर्सिबल 0 होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से प्रोसेस है? सॉरी, ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो। दूसरा, साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस, सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे। अब बताओ, अब यार देखो ds इक्वल टू होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, मगर इंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन है। और साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? हाँ, सीएसडी में भी लिख देंगे, सीएसडी में डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, अभी मैं प्रूवमेंट कराऊंगा पूरा पूरा। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? जिसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एक जैसा हो। तो जब स्टेट नहीं चेंज होगा तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू कैसे चेंज होगी? क्योंकि वो तो स्टेट पे डिपेंड करती है, और स्टेट में चेंज आया ही नहीं तो उसकी वैल्यू में भी चेंज नहीं आएगा। तो इंट्रोपी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। तो जब स्टेट में चेंज नहीं आएगा तो इंट्रोपी में भी चेंज नहीं आएगा।
तो साइक्लिक प्रोसेस की इंट्रोपी क्या होगी? 0। साइक्लिक प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है और स्टेट में चेंज नहीं तो इसमें चेंज नहीं। तो किसकी किसकी 0 हो गई? एडियाबैटिक प्रोसेस की 0 होती है, साइक्लिक प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज 0 होती है, साइक्लिक प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज 0 होती है। अच्छा, आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस है, उसकी इंट्रोपी चेंज क्या होगी? तो देखो, हमारा फार्मूला है ds इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। यस, अब आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा है? T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। T इक्वल टू क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है कि नहीं? यस, जब T इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो du इक्वल टू क्या है? 0। सही है। यदि T इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो du इक्वल टू 0। क्यों? टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो आइडियल गैस के केस में इंट्रोपी चेंज भी, सॉरी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी चेंज भी 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यदि ऐसा लिखा है तो गौर से देखो, तो यार du इक्वल टू होता है Q प्लस डब्ल्यू और इसकी वैल्यू है 0, तो इसका मतलब Q रिवर्सेबल की वैल्यू हो गई माइनस W रिवर्सेबल। बताओ, ये रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए लगाया है तो Q रिवर्सेबल की वैल्यू कितनी है? माइनस W रिवर्सेबल। आइसोथर्मल प्रोसेस की हीट उसके वर्क के बराबर होती है विद अपोजिट साइन। अच्छा, रिवर्सेबल वर्क कितना होता है? तो रिवर्सेबल वर्क आप पीछे पढ़ के आए हो। रिवर्सेबल वर्क का फार्मूला ये होता है एन आर डी टी एल एन वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, माइनस का, इसको उठा के यहां रख दो। क्यों? क्योंकि जो Q की वैल्यू वही DQ की, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बताओ भाई, डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कट गया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज का फार्मूला ये होता है, इसी को आप चाहो तो प्रेशर के फॉर्म में लिख सकते हो। ये देखो, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज का फार्मूला क्या है? ln ds इक्वल टू एन आर ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल, या ds इक्वल टू एन आर ln p इनिशियल अपॉन p फाइनल। बस वर्क वाले फार्मूले से t हटा देना, और वर्क का फार्मूला हमारा निगेटिव है तो इसका फार्मूला पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि Q रिवर्सेबल इक्वल टू माइनस W रिवर्सेबल होता है। अब ये मैंने प्रूफ करके दिखाया है, आपको सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं। फिर से मैं समझा देता हूं क्या किया। आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो du की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो du चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये आइडियल गैस के केस में टेम्परेचर का फंक्शन होता है। du 0 डाल दोगे तो Q बराबर W होगा, मतलब Q रिवर्सेबल की वैल्यू माइनस W रिवर्सेबल के बराबर होगी। और W रिवर्सेबल कितना होता है? ये होता है, मैंने वैल्यू डाल दी फार्मूले में, T से T कट गया, तो ds इक्वल टू आ गया एन आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, या एन आर एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल फॉर। तो आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज कितनी होती है? आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज होती है ds इक्वल टू एन आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, या एन आर एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल।
समझ रहे? इस फार्मूले को समझ गए? अच्छा, अब आगे आओ चौथा। देखो, यदि आइसोकोरिक रिवर्सेबल प्रोसेस है तो हमारा फार्मूला तो एक ही है, ds इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वर्क की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि वैल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क कितना होता है, 0। तो जब आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क 0 हुआ तो du इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन W रिवर्सेबल। तो du इक्वल टू क्या आ गया, क्यू रिवर्सेबल। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज इंटरनल एनर्जी चेंज। देखो, क्यू रिवर्सेबल की वैल्यू कितनी है, du। हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी चेंज। तो ये फार्मूला हो गया ऐसे। अब du की वैल्यू डाल दो, n cv dt। du की वैल्यू डाल दो, n cv dt। अब यार दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लो। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लिया तो ये आ गया, ये देखो। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया तो डेल्टा एस हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका n बाहर आ गया, cv बाहर आ गई, और ये लग गया ln टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ln टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। ये फार्मूला बन के आ गया। सॉल्व करने पर ये फार्मूला आ गया, ds इक्वल टू एनसीबी ln v फाइनल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब देखो, आपको क्या प्रूफमेंट याद रखने हैं? नहीं, आपको सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं। आया कैसे वो मैं बताया। आइसोकोरिक रिवर्सेबल प्रोसेस ds इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। अब आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसका मतलब वैल्यूम कांस्टेंट है। तो वैल्यूम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यूम की हीट को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज। कांस्टेंट वैल्यूम की हीट को इंटरनल एनर्जी चेंज कहते हैं। तो Q की जगह du आ गया, और du इक्वल टू होता है ncv dt। अब मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन किया तो ds इक्वल टू आ गया ncv ln t फाइनल अपॉन टी इनिशियल। ये देखो। अच्छा, इसी तरह से आप ये कर सकते हो, ये देखो, आइसोबैरिक रिवर्सेबल प्रोसेस, आइसोबैरिक रिवर्सेबल प्रोसेस। अब इसको बनाओ तो यार देखो, हमारा फार्मूला तो यही है, क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। आइसोबैरिक का मतलब क्या है, P इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर की हीट को आप क्या कहते हो, इंथैल्पी चेंज। याद है सबको? कांस्टेंट प्रेशर की हीट को बोला जाता है इंथैल्पी चेंज। तो इसका मतलब आप इसकी जगह पे लिख सकते हो इंथैल्पी चेंज। अब इसका फार्मूला डाल दो, एनसीपी dt अपॉन टी। इंटीग्रेट कर दो। जब इंटीग्रेट करोगे तो ये डेल्टा एस आ गया, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, बाहर हो गए, ln टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इंटीग्रेशन में लिमिट ये लगाइए, ये फार्मूला आ गया। तो दोनों के फार्मूले में डिफरेंस क्या है, सीपी और सीवी का। आइसोकोरिक रिवर्सेबल प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज पूछ रहा है,
आइसोकोरिक रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है तो NCV ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल। आइसोबैरिक रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है तो NCP ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल। ये देखो, आपको ये फार्मूले याद रखने, ये प्रूफमेंट याद नहीं रखने, कहीं इनकी जरूरत हमको आपको दोनों में से किसी को नहीं पड़ेगी। मैं जरा इनको CSD में लिख देता हूं, ये रफ कर देता हूं, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, है ना। ये CSD में लिखा हुआ है। अब देखो, पहला एडियाबैटिक, हाँ फार्मूला क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, DS इक्वल टू Q रिवर्सेबल अपॉन T। ये किसके लिए, ओनली फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस, ओनली फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस। ये फार्मूला सिर्फ रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए है, और जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होते हैं वो रिवर्सेबल प्रोसेस होते हैं, या इक्विलिब्रियम प्रोसेस जिनमें इक्विलिब्रियम आती है वो सारे रिवर्सेबल प्रोसेस होते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। इसमें से Q क्या है, Q जो है हीट एट रिवर्सेबल प्रोसेस है, हीट एट रिवर्सेबल प्रोसेस। हमें रिवर्सेबल प्रोसेस की हीट रखनी है और कोई हीट नहीं रख सकते। यहां पे मैं बता रहा हूं इंट्रोपी चेंज जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, अब जरा देखो, अब मैंने आपको क्या क्या बातें बताई हैं वो एक एक करके डिस्कस कर देता हूं। एडियाबैटिक रिवर्सेबल प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज कितनी होगी, 0। साइक्लिक रिवर्सेबल प्रोसेस की इंट्रोपी चेंज कितनी होगी, 0। कैसे होगी ये सारी बातें बता चुका हूं, कैसे होंगी ये सारी बातें बता चुका हूं। आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस का इंट्रोपी चेंज कितना होगा, DS इक्वल टू 2.3032 NR log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। बस T हटा देना और साइन चेंज कर देना, NR log P फाइनल अपॉन P इनिशियल अपॉन P फाइनल। वर्क वाले फार्मूले में T भी होता है और साइन निगेटिव होता है, DS वाले फार्मूले में T नहीं होगा और साइन पॉजिटिव होगा आइसोथर्मल के केस में। अब आइसोबैरिक या आइसोकोरिक रिवर्सेबल प्रोसेस। अब यार आइसोकोरिक रिवर्सेबल प्रोसेस है तो उसके DS का फार्मूला NCV। अब देखो लॉग के फॉर्म में लिख रहा हूं तो 2.3032 NCV log T फाइनल अपॉन T इनिशियल। आइसोबैरिक रिवर्सेबल प्रोसेस तो क्या लिखोगे, DS इक्वल टू 2.3032 NCP log T फाइनल अपॉन T इनिशियल, T फाइनल अपॉन T इनिशियल। तो अब देखो इतनी सारी चीजें मैं बार बार क्यों कह रहा हूं
कि जब तक थर्मोडायनेमिक्स चल रही है 2-3 बार रिवाइज जरूर करो दिन में 2 बार जरूर रिवाइज करो जब तक थर्मोडायनेमिक्स चल रही है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब आप देखो यार, आज कितने फार्मूले, कितने पॉइंट डिस्कस हुए, आप चेक कर लो। अभी इंट्रोपी हेडिंग के अंदर जाने कितनी बातें डिस्कस हुई हैं। अब बच्चा बेचारा इतने फार्मूले, इतनी सिचुएशन कैसे याद रखेगा? इतने फार्मूले, इतनी सिचुएशन कैसे याद रखेगा? इसीलिए मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है। वो जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ता जाता है वैसे वैसे कंफ्यूज होता चला जाता है। बच्चा जो होता है जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंफ्यूज होता जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वो पुराने पॉइंट भूलता जाता है और नए और पुराने पॉइंट मिक्सअप होते चले जाते हैं। और ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, हमारे साथ भी होता था। जब मैंने पहली दूसरी बार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी मुझे भी यही टेंशन होती थी। मतलब 11th-12th में जब मैंने पढ़ा था ना, मुझे भी यही टेंशन होती थी। तो मैंने क्या किया, जो जो चैप्टर में मुझे टेंशन होती है, देखो मैं अपना रूल बता दूं, जिस चैप्टर में मुझे टेंशन होती है वो चैप्टर मैं पूरे सेशन में 4-5-6 बार पढ़ लेता हूं, अच्छे से पढ़ लेता हूं, उसके अच्छे से फार्मूले रिवाइज करता हूं, थ्योरी रिवाइज करता हूं, ज्यादा क्वेश्चन लगाता हूं। जैसे मैंने 11th-12th मिला के मैं आपको बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर 6 बार पढ़ा था, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर 5 बार पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर लगभग 4 से 5 बार पढ़ा था। ये तीनों चैप्टर में मैं धुआं छोड़ देता था। मतलब मेरे लिए टफ थे ये 3 चैप्टर, मुझे जो टफ लगते थे अपने पढ़ते समय 11th-12th में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम। एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा सा टफ लगता था क्योंकि उस समय तक फिजिक्स पूरी नहीं हुई थी, उसमें मॉडर्न फिजिक्स यूज होती है। इसी तरह मुझे इनऑर्गेनिक में क्या टफ लगता था? इनऑर्गेनिक में लगता था पी ब्लॉक। आपके समय में पी ब्लॉक बहुत छोटा है, हमारे समय में पी ब्लॉक बहुत बड़ा था, वो खत्म ही नहीं होता था। उसको तो पढ़ते पढ़ते थक जाते थे मगर वो चैप्टर ही नहीं खत्म होता था। पी ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस, ये 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक में टफ लगते थे क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस में यही नहीं समझ में आता था कि यार कितने सारे टेस्ट हैं, और पी ब्लॉक पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, खत्म ही नहीं हो रहा है, कितना तैयार करो। और ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ खास टफ नहीं लगता था। सब देखो, केमिस्ट्री में मैं बताता हूं, सबसे पहले केमिस्ट्री में बच्चे को ऑर्गेनिक में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, फिर इनऑर्गेनिक में आता है, फिजिकल में सबसे लास्ट में आता है क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल और हाईली टफ होती है। मगर जो समस्याएं आपकी थी वो मेरी भी थी, ऐसा नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स को ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करते रहो, डेली रिवाइज करके आओ, क्योंकि इतनी सारी चीजें, यदि तुम सोच रहे हो कि सर्वेश दीक्षित क्या कर रहा है यार, धड़ाधड़ बताता चला जा रहा है, इतनी सारी चीजें कहां से याद है यार, क्या नॉलेज है सर का, ये सब फर्जी बातें हैं। इस चैप्टर को 22 साल के कैरियर में कम से कम 100 बार मैंने पढ़ाया होगा, और ज्यादा बोल रहा हूं, एक कम बोल रहा हूं, और ज्यादा हो सकता है, 100 बार पढ़ाया होगा। और 100 बार पढ़ाया है तो 15-20 बार खुद पढ़ा भी होगा। इसका मतलब इस चैप्टर को 130 से 140 बार पढ़ा और पढ़ाया है तो याद हो ही जाएगा यार। इसमें कोई वो बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो सबसे छोटी बात है। तो मैं यही दिखाना चाह रहा हूं कि आप मेरे सामने की चीज देख रहे हो, अरे क्या बता रहे हैं, सब कुछ तैयार है यार, सब कनेक्ट कर देते हैं। भैया मेरे भी तोते उड़े हुए थे बचपन में, मुझे भी मेहनत करने से आया है। मेरा पर्सनल मानना है टीचर को ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, बच्चे को अच्छा नॉलेज होता है। क्यों? क्योंकि टीचर को इतना नॉलेज इसलिए आ जाता है क्योंकि उसने टाइम बहुत बिताया है, टाइम बहुत बिताया है, इसलिए उसको इतना नॉलेज और इतना सब ध्यान रहता है, क्योंकि उसने टाइम बहुत बिताया है। बेचारा बच्चा 1 साल बिताता है या 2 साल बिताता है, ऊपर से एक सब्जेक्ट नहीं 4 सब्जेक्ट, इसलिए उसको थोड़ी सी टेंशन होती है। तो सारे बच्चे थर्मोडायनेमिक्स को डेली रिवाइज करके आएंगे। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, कल मैं इसको अभी और पढ़ाऊंगा, कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा, कल इसको पढ़ाया जाएगा और इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है? ठीक है ना? हार्ड चैप्टर नहीं है फिजिक्स वाला। थर्मोडायनेमिक्स तो इजी है, उसमें क्योंकि ज्यादा फार्मूले नहीं है, उसमें एंट्रोपी नहीं है, उसमें गिब्स फ्री एनर्जी नहीं है, उसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन नहीं है,
उसमें तो सिर्फ हीट है, वर्क है, और Q इक्वल टू MS डेल्टा T है, बस उसी में वो खेलते रहते हैं। उनका थर्मोडायनेमिक्स और हमारे थर्मोडायनेमिक्स में 4 गुने का डिफरेंस है। जितना बड़ा उनका थर्मोडायनेमिक्स है उससे 4 से 5 गुना बड़ा हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। तो उनका थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत छोटा होता है, 7 8 10 फार्मूले में ही घूमता रहता है। ठीक है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी तक नहीं है उनमें, इंथैल्पी हेडिंग भी नहीं है, वर्क हेडिंग है, हीट हेडिंग है, जीरो लॉ है। जीरो लॉ एकदम ही सरल होता है, किसी भी सिस्टम को आपस में कनेक्ट करोगे, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा तब तक हीट का फ्लो होता रहेगा, मतलब सबके टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाते। तो वो तो बहुत छोटा और इजी चैप्टर है फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स। अपना थर्मोडायनेमिक्स एक सागर की तरह है, विशाल, और इतनी थ्योरी है, इतने पॉइंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं लगातार रिवीजन करके आओ भाई। मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे जो नॉलेज है वही मैं शेयर करूंगा ना, कि बार बार रिवीजन करने से बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे फार्मूले याद रहेंगे, तो तुम अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। ठीक है, कल मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, और अच्छा कर रहे हो। ठीक है बच्चों, बाय बाय। कल इसको एक बार और बताएंगे, मतलब अभी इसमें बाकी है। हाँ।